अगर देश में राजनीतिक पदों पर पहुंचने से समाज का कल्याण होता तो अनुसूचित जातियों का 5 साल में कल्याण हो चुका होता कि वो नेता जो ये कहते हैं कि सत्ता में भागीदारी मिलने से तुम्हारा कल्याण होगा, ये 100% झूठ है। अगर वोटरशिप का प्रस्ताव संसद में पेश ना हुआ होता तो मोदी जी ना आते। और भारतीय जनता पार्टी वो रावण है, रावण, इसके नाभि में अमृत है, अमृत। सैफई से डर के कुर्मी समाज भाजपा में चला गया, सैफई से डर के लोधी समाज भाजपा में चला गया। 2 खतरे दिखाए जा रहे हैं। एक खतरा तो है मुसलमान, ये बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के टेंट हाउस, और दूसरा खतरा कांग्रेस के टेंट हाउस से बताया जा रहा है कि मोदी जी खतरा है। खतरे में आप निपटते रहो, लेकिन दोनों ही यह नहीं बता रहे हैं कि देश में 46 करोड़ लोग रोजगार मांग रहे हैं, उनको नौकरी कब मिले। ये दोनों नहीं बता रहे, ना एनडीए बता रहे हैं ना इंडिया बता रहा है, दोनों चुप हैं। दोनों यह नहीं बता रहे हैं कि पूरे देश में तमाम बैकलॉग खाली है, जो रिजर्वेशन के द्वारा भरी जानी चाहिए, वो नौकरियां खाली हैं, कुर्सियां खाली पड़ी हैं, वो कब भरी जाएगी, ये ना एनडीए वाले बता रहे हैं और ना इंडिया वाले बताने के लिए तैयार हैं। दोनों तैयार नहीं। इसी तरह ये दोनों ही गठबंधन देश में बहुमत का सम्मान करने के लिए तैयार नहीं है। देश में गरीबों की जनसंख्या 80 करोड़ है। अब सरकारी गरीब तो उनको कहते हैं जो दरिद्र होते हैं। मैं गरीब उनको कहता हूं जिनके पास मोटरसाइकिल तो है, लेकिन मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालने के लिए 100 बार सोचते हैं और घर में धूल मट्टी खाती रहती है। मैं उनको गरीब कहता हूं। सरकार उनको गरीब कहती है जिनके कच्चे मकान भी नहीं हैं और साइकिल भी नहीं है, यानी जिसको देश में दरिद्र कहा जाता है, सरकार उनको गरीब कहती है। और ऐसे लोगों की संख्या देश में 27 करोड़ है। ये 27 करोड़ लोग कब गरीबी रेखा के ऊपर आएंगे और अपनी पैसे की तंगी से कब उभरेंगे, ये ना इंडिया गठबंधन बता रहा है, ना एनडीए गठबंधन ने अपने 10 साल में इसका कोई रास्ता नहीं निकाला। और दोनों यह नहीं बता रहे हैं कि देश में 80 करोड़ आदमी गरीब हैं, जिनका एक भी प्रतिनिधि एमएलए नहीं है, जिनका एक भी प्रतिनिधि एमपी नहीं है। 80 करोड़ खाली वोट देने के काम आते हैं, लेकिन गरीबी रेखा के नीचे का या जिनको मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालने की टेंशन है, ऐसा एक भी आदमी ना एमएलए बनता है, ना एमपी बनता है, ना उनके लिए रिजर्वेशन की कोई बात एनडीए ने 10 साल में किया और ना इंडिया करने जा रहा है। दोनों चुप हैं। मतलब ये एक ऐसा अखाड़ा है जिसमें सभी जातियों के इनकम टैक्स देने वाले 3% आदमी अखाड़े में लंगोटा पहन के लड़ रहे हैं। एक हिंदू पहलवान है, एक मुसलमान, एक ओबीसी पहलवान है, एक यादव पहलवान है, एक दलित पहलवान है, लेकिन बाकी 97% आदमी वो खाली अखाड़े के बाहर तालियां बजाने के लिए रिजर्व किए गए हैं। तुम तालियां बजाओ। तुमने 75 साल तालियां बजाया, तुम्हारी जाति का आदमी एमपी बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, तो तुम ये समझो कि तुम ही बन गए। अगर वो काजू किशमिश खाया तो डकार तुम लो, क्योंकि तुम्हारे पेट में गया। और अगर वो हेलीकॉप्टर में चलता है तो तुम महसूस करो कि तुम हेलीकॉप्टर में चल रहे हो। ये इस तरह की भांग पिलाया गया कि तुम्हारी जाति का एमपी नहीं बनेगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं बनेगा तो तुम पिछड़े रहोगे, तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, तुम्हारे घर में पैसे की तंगी रहेगी, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद रहेगी।
हमारे देश में राष्ट्रपति बन गई द्रौपदी मुर्मू जी। तो क्या देश के सारे एसटी अनुसूचित जनजाति के लोगों के घर में दूध भात पहुंच गया खाने को? उनके बच्चे दूध पी रहे हैं क्या? काजू किशमिश बादाम खा रहे हैं क्या? अभी अभी कोविंद जी हमारे कानपुर वाले राष्ट्रपति पद से रिटायर हुए हैं। अगर देश में राजनीतिक पदों पर पहुंचने से समाज का कल्याण होता तो अनुसूचित जातियों का 5 साल में कल्याण हो चुका होता। 4 बार मायावती मुख्यमंत्री रही, लेकिन दलितों की बहुएं धान के खेत में खड़ी हैं और उनको जोंक पकड़ के खून पी रही है और ऊपर से कह रही बहन जी मेरी हेलीकॉप्टर जा रही है, ऊपर देखो और ये समझो कि तुम ही हेलीकॉप्टर में सवार हो और जोंक कटवाते रहो। मुलायम सिंह जी भी शायद 3 बार मुख्यमंत्री बने और उनके बेटे भी बने, तो यादवों को तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि जिस बिरादरी का 4-4 बार मुख्यमंत्री बन गया उसको किस बात की टेंशन? अरे वो तो स्वर्ग में पहुंच गया होगा, सिंगापुर में सबकी होटलें बन गई होंगी, दिल्ली बंबई कलकत्ता में अरबों रुपए के फ्लैट बन गए होंगे, प्लाट खरीद लिए गए होंगे। लेकिन मैं जौनपुर के जिस गांव से आता हूं, मेरे गांव में यादवों की हालत 25 साल पहले जो थी आज भी वही है, बल्कि और बुरी हो गई है कि उनके जमीनें बट गई हैं। घर के सामने जहां बड़े बड़े द्वार हुआ करते थे आज वो गांव झोपड़पट्टी में तब्दील हो गए हैं। यादवों के गांव की बात कर रहा हूं। मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि वो नेता जो ये कहते हैं कि सत्ता में भागीदारी मिलने से तुम्हारा कल्याण होगा, ये 100% झूठ है। ये गलत साबित हो चुकी है। सत्ता में नहीं, संपत्ति में भागीदारी मिलने से कल्याण होने वाला है। संपत्ति में भागीदारी चाहिए, सत्ता में नहीं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इसी बात को लेके मैंने पार्लियामेंट के 400 सांसदों को गोलबंद किया और मैंने कहा कि आप एमपी बन गए, क्या आपकी बिरादरी के, आपके चुनाव क्षेत्र के सारे लोग संपन्न हो गए, आबाद हो गए? उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो मैंने कहा कि 8,435 रुपया सारे वोटरों को देने का कानून बनाया जाए। आप समर्थन में हो कि नहीं? सारे एमपी समर्थन में आ गए और 137 सांसदों ने पार्लियामेंट में नोटिस दिया, 33 सांसदों ने बहस की मांग की और बहस तय होने के बाद भी पार्लियामेंट का आकस्मिक सत्रावसान करके बंद कर दिया गया और यह कह दिया गया कि ये बहस नहीं, स्टैंडिंग कमेटी जब रिपोर्ट देगी तब होगा। और स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी 2011 में गोयल समिति की रिपोर्ट आ गई। उसमें मान लिया गया कि देश के वोटरों को जो इनकम टैक्स नहीं देते हैं उन सब लोगों को 8,435 रुपया, देश की वह पैसा जो एक वोटर के हिस्से में है उसकी आधी रकम लोगों के खाते में भेजा जाना चाहिए। मेरे भाई कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने क्या किया? केवल ये बहका दिया कि हम जल्दी ही पैसा देंगे, पहले आंखों की पुतलियों की फोटो खींच लें। आंखों की फोटो खींचने के लिए आधार कार्ड का कानून बनाया और कानून बना के पैसा नहीं दिया। इसके बाद मोदी जी आ गए। हालांकि मोदी जी क्यों आए? अगर वोटरशिप का प्रस्ताव संसद में पेश ना हुआ होता तो मोदी जी ना आते, ये कहानी अलग है, फिर कभी बताऊंगा। लेकिन मोदी जी आते ही 2015 में सबके खाते खुलवाए, जबरदस्ती खाते खोलो, जीरो बैलेंस के वो खाते खोले गए, लेकिन उसमें भी पैसा नहीं आया। 2016 में पार्लियामेंट से बेसिक इनकम का प्रस्ताव पास कराया गया कि 2600 रुपया देश के लोगों को दिया जाए, लेकिन प्रस्ताव पास हो गया, लोगों को पैसा नहीं मिला। 2019 में उसी की नकल करके मोदी जी ने 500 रुपया किसान सम्मान निधि दिया। जहां 8,500 रुपया देना था वहां
केवल 500 रुपया दिया, वो भी परिवार के केवल एक आदमी को दिया, बुढ़े को, और किसी को नहीं। 500 दिया और ये कहा कि मैं 5 किलो अनाज देता हूं। 5 किलो अनाज लोग पाके वोट देने लगे, लेकिन देश के लोगों को यह नहीं मालूम कि संसद की गोयल कमेटी ने 8,500 रुपया देने का रिपोर्ट दिया है, सिफारिश किया है। लेकिन ये जो नेता हैं जो ठेकेदारी कर रहे हैं कि मैं आपकी भलाई के लिए काम कर रहा हूं, ये आपकी भलाई के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ये चुनाव जीतना चाहते हैं और सिंगापुर में होटल बनवाना चाहते हैं। आपके लिए कोई काम नहीं कर रहा है। कोई दलित नेता दलितों के लिए काम नहीं कर रहा, कोई ओबीसी का नेता ओबीसी के लिए काम नहीं कर रहा है। ये अमीर लोग हैं, 20 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे और 200 करोड़ रुपया कमाएंगे, अपने बेटे को देहरादून, लंदन, अमेरिका में पढ़ाएंगे और उनके बेटे को आप अपना बेटा मान लेना और आप वही मुर्गी खाने में पड़े रहना, इनकी हवेलियां देख के तालियां बजाते रहना। मेरी जाति की हवेली है। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मैं इस देश से एक दवाई बनाया हूं। दवाई, ये धान के खेत में मोथे उग जाते हैं, घास, तो एक दवा आती है, उसके स्प्रे किया जाता है। जब स्प्रे करते हैं तो मोथा मोथा जल जाता है और धान धान बच जाता है। ये वोटरशिप और राजनीति सुधारने के जो 24 सूत्र वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल ने तैयार किए हैं और 1,07,000 प्रशिक्षित कैडर तैयार किए हैं, इनके माध्यम से हम एक दवाई छिड़क रहे हैं। इसमें जो मोथा टाइप नेता हैं ये मरेंगे और जो धान टाइप हैं ये बचेंगे। मेरे मित्रों, मैं ऐलान करता हूं, ये नकली नेताओं के दिन अब केवल कुछ दिन बचे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं बादाम खाऊंगा और डकार मेरी जाति के मुंह से निकलेगी। अब ये कोई मानने वाला नहीं है। लोगों को पैसा चाहिए, 8,500 रुपया महंगाई भत्ता सबको मिलेगा। गोयल कमेटी की रिपोर्ट लागू होगी तो बात बनेगी, नहीं लागू होगी तो हम किसी भी पार्टी का, किसी भी नेता का, कितना भी दूर धुला हो, मेरी जाति का हो, मेरा रिश्तेदार हो, मेरा पड़ोसी हो, हम उसको साथ नहीं देंगे। इस बात की कसम खाते हैं। मेरी ये बात कितने लोग संकल्प लेते हैं, जरा हाथ उठा के बताएंगे? ये बात ठीक है? ये बताओ, हाथ नीचे करिए। ये नकली नेता मरने चाहिए कि नहीं मरने चाहिए? नेता राज हटाना है, वोटर राज हटाना है, नेता राज हटाना है, वोटर राज हटाना है। आप ये कह रहे होंगे कि विश्वात्मा जी ये तीसरा मोर्चा डीपी यादव जी के साथ मिलकर क्यों बना रहे हैं? मैं आपको बता देता हूं क्यों बना रहा हूं। मैं ये तीसरा मोर्चा इसलिए बना रहा हूं कि ये जो मोदी का गठबंधन है एनडीए, इसने 10 साल राज किया और 10 साल में ये गोयल की सिफारिशों को लागू नहीं किया। वोटरों को 8,000 देने का कानून नहीं बनाया। एक बात बताओ, हम एनडीए में चले जाएं? तो आप ये बताओ, क्या हम कांग्रेस वाले टेंट में चले जाएं? चले जाएं? तो तीसरा मोर्चा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कितने लोग मानते हैं बनना चाहिए? हाथ उठा के बताएं। भारतीय जनता पार्टी ने ये आवाज 70 साल उठाया कि हिंदुस्तान को तोड़ दिया गया, 2 हिस्से में काट दिया गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश बना दिया गया। लेकिन मैं पूछता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल राज किया, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश को जोड़ने के लिए क्या किया? कुछ किया? ये केवल विभाजन की बात, हिंदुस्तान के बंटवारे की बात, ये घड़ियाली आंसू बहाता थे। ये घड़ियाल क्यों आंसू बहाता है? क्योंकि आप नजदीक आ जाओ और मुंह खोल के वो डपक के आपको अंदर लपेट ले। भारतीय जनता पार्टी एक घड़ियाल है, घड़ियाल। ये कहते हैं मुसलमान से देश को खतरा है। किससे खतरा है? मुसलमान से। इसलिए रेल बेच दूंगा।
मुसलमान से खतरा है तो रेल बेच दूंगा, मुसलमान से खतरा है हवाई जहाज बेच दूंगा, मुसलमान से खतरा है तो सड़कों पे टोल टैक्स लगा दूंगा और टोल टैक्स लगा के सबकी जेब काट लूंगा, क्योंकि मुसलमान से खतरा है। ये कहते हैं मुसलमान से खतरा है, इसलिए किसानों की कृषि कानून बना के जमीन कब्जा कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मुसलमान से खतरा है। भाई मेरे, ये 2015 में इन्होंने राष्ट्रीय न्यायिक परिषद बना के सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कब्जा करने की कोशिश किया कि मैं अपराध करूं और सुप्रीम कोर्ट कुछ ना बोले। 2016 में इन्होंने कहा मुसलमान से खतरा है, इसलिए 1000 की अब 500 की नोट बंद कर दूंगा। नोट बंद करने से मुसलमान का खतरा कैसे जाएगा? चला गया। नोट बंद करके पूरे देश के इन्होंने मारा, लेकिन कहा मुसलमान से खतरा है। मुकुल राय, अजीत पवार, ये दो बड़े घोटालेबाज, हजारों करोड़ का घोटाला करने वाले, इनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। जानते क्यों? ये कहते हैं मुसलमान से खतरा है, इसलिए देश के सारे घोटालेबाजों को बीजेपी में भर्ती कर लूंगा और कांग्रेस में और दूसरी पार्टी में एक चोर बेईमान घोटालेबाज अपराधी नहीं रहने दूंगा, सीबीआई ईडी भेज दूंगा, क्योंकि मुसलमान से खतरा है। राफेल की जहाज खरीद कर लाए, देश का पैसा बर्बाद किया, घोटाला किया, और क्या किया? कहते मैंने राफेल का ज्यादा पैसा इसलिए दिया क्योंकि मुसलमान से खतरा है। ये रात में 2 बजे सीबीआई के डायरेक्टर को नौकरी से निकाल दिए, रात में 2 बजे। और जानते क्यों? अगर वो डायरेक्टर रह जाता तो सवेरे नरेंद्र मोदी पे मुकदमा दर्ज कर लेता राफेल का और मोदी जी जेल चले जाते। ये इतना न इनको लाज है न शर्म है, सीबीआई के डायरेक्टर को रात में 2 बजे क्यों बर्खास्त किया? जानते हो क्या कारण है? बोले मुसलमान से खतरा है। अरुणाचल प्रदेश की गैलवान घाटी की तमाम भारत की जमीन को चीन को दे दिया, और चीन से कितना पैसा लिया ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी जाने। ये भारत की जमीन चीन को क्यों दे दिया? क्या बोलते हैं? क्योंकि मुसलमान से खतरा है। 2019 में पुलवामा में एक पूरी गाड़ी हमारे सीआरपीएफ के जवान, लगभग 45 जवान मार दिए गए बम फोड़ के। उनको हवाई जहाज नहीं दिया, जबकि मालूम था कि ये मार दिए जाएंगे। जानते हो इन 45 जवानों को क्यों मरवा दिया भारत के? क्योंकि मुसलमान से खतरा है। पुलवामा में जांच हुई, जांच में कुछ बात नहीं निकली। ये नहीं पता कि हमारे जवानों को किसने मारा, वो एक आदमी को सजा नहीं मिली। सजा क्यों नहीं दी जा रही मालूम? अपराधी को इसलिए सजा नहीं मिल रही है क्योंकि मुसलमान से खतरा है। और अडानी ने पूरे देश में लूट मचा रखा है, और अडानी पे जांच नहीं होती, खुद प्रधानमंत्री आ जाते हैं, जांच नहीं होती, संसदीय समिति नहीं बनती। जानते हो अडानी की जांच क्यों नहीं हो रही है? ये क्या कहते हैं? मुसलमान से खतरा है। कुलदीप सेंगर ने बलात्कार किया अपनी पड़ोस की लड़की से। बलात्कार करने के बाद जब उसका बाप कहा कि भैया आपने मेरी बेटी के साथ क्यों किया, तो उसके बाप को मार डाला। मार डालने के बाद लखनऊ में वो लड़की आई योगी सरकार के सामने, सरकार ने नहीं सुना तो उसने आग लगा लिया। आग लगा के 70% जल गई। तब मुकदमा लिखा गया और उसका वकील हाई कोर्ट जा रहा था, उसके गाड़ी पे ट्रक चढ़ा दिया गया। 2 आदमी मर गए और वो बेचारी जा करके एम्स के अस्पताल में मर गई। ये कुलदीप सेंगर को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने क्यों किया मालूम है? क्योंकि मुसलमान से खतरा है। चिन्मयानंद, एक चिन्मयानंद जो हिंदू धर्म के नाम पर, साधु महात्मा के नाम पर कलंक है, कलंक, नंगा पकड़ा गया, एकदम नंगा, और लड़की उसको मालिश कर रही, बिल्कुल नंगा। पूरे देश ने वीडियो देखा और उसको सरकार ने बचा लिया, जेल नहीं जाने दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि मुसलमान से खतरा है।
मैं आपको बता दूं, मैं राहुल गांधी के टेंट में दो कारणों से शामिल नहीं हो रहा हूं। नंबर एक, उनका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की तरह ब्राह्मणवादी है। दूसरी बात सुन लीजिए, जो गठबंधन गोयल कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की बात नहीं करेगा, वोटरों को 8,500 रुपया हर महीना देने का कानून बनाएगा नहीं, उस गठबंधन का साथ हम देने के लिए तैयार नहीं है। और सुन लो, जो गठबंधन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इन देशों का एक महासंघ है। यूरोप में 27 देशों ने मिलके एक सरकार बना ली, एक संसद, एक सेना, एक पुलिस, एक अदालत, एक नोट। अगर वो 27 देश बना सकते हैं तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान भी एक संसद, एक सरकार, एक नोट, एक सेना, एक अदालत बना लेंगे। लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे और अदालतों से फैसले होंगे। ये तीन बातें जो नहीं मानेगा, हम लोग उसके साथ देने के लिए तैयार नहीं हैं। चाहे पूरी उम्र गुजर जाए, लड़ते लड़ते जिंदगी चली जाए, लेकिन हम पांव पीछे रखने वाले नहीं है। ये जो इंडिया गठबंधन बना है, इसमें कैसे फैसले लिए जाते हैं उनकी पार्टियों को नहीं मालूम। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं मालूम कि गठबंधन कैसे फैसले ले रहा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नहीं मालूम कि गठबंधन कैसे फैसले ले रहा है। ये इंडिया गठबंधन गोपनीय गुटरगू फैसले लेते हैं। ये गुटरगू फैसला लेने वालों का साथ देने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। और सुनिए, इंडिया गठबंधन और एनडीए का कोई संविधान नहीं है, कोई विधि विधान नहीं है। ये खाली गैंग है, गैंग। एक गैंग का नाम है एनडीए और दूसरा गैंग बना है, उसका क्या नाम है? इंडिया। ये दो गैंग टकरा रहे हैं, ये गैंगवार है, गैंगवार। आप इसमें किसी के टेंट में जाने के लिए कोशिश मत करो, ये गैंग है, गैंग। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, जो इंडिया गठबंधन बना है ये ब्राह्मणवादी, ये जो इंडिया गठबंधन बना है ये जातिवादी, ये जो इंडिया गठबंधन बना है ये सांप्रदायिक है, कम्युनल है, कम्युनल। ये सेकुलर नहीं है। आज की मीटिंग में मत पूछना, कभी और बुलाओ तो विस्तार से बताऊंगा कि इंडिया गठबंधन कम्युनल क्यों है। अरे एनडीए तो कम्युनल है ही है। ये जो भारतीय जनता पार्टी का टेंट है ये कम्युनल है, कम्युनल। और ये जो इंडिया बना ये भी कम्युनल है। और बता दूं, इनका कोई विधि विधान, कोई सोच, कोई नियम, कोई नीति, कोई रीति, कोई सिस्टम कुछ भी नहीं है। ये 1977 में जैसे जनता पार्टी बनी थी, वो सारे नेता कि इंदिरा गांधी हटाओ और कुर्सी पे जाओ, इंदिरा गांधी हटाओ, और जब हट गई कुर्सी पे चले गए तो बड़ी बड़ी बातें करने वाले, संपूर्ण क्रांति का नाम लेने वाले कुर्ता फाड़ने लगे। वो तो 2.5 साल चल गए थे। इंडिया गठबंधन तो 6 महीने भी चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं भाई कि एक सिस्टम चाहिए। तीसरा मोर्चा पारदर्शी है। यहां जो लीडरशिप तय होगी वो नियमों के तहत तय होगी। इसका लिखित संविधान होगा। अपनी पार्टी जो फैसले होंगे, हम गठबंधन में जितने पार्टी हैं, वोटर्स पार्टी के जिलाध्यक्ष और राष्ट्रीय परिवर्तन दल के जिलाध्यक्ष, उनके ब्लॉक अध्यक्ष, इनकी मीटिंग बुलाएंगे। ब्लॉक अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष जो फैसले करेंगे वही तीसरा मोर्चा गठबंधन का फैसला होगा। हमारा काम है डराना। किसको डराना? एनडीए को डराना और इंडिया को डराना, और डरा करके वोटर पेंशन लागू करवाना। बात ठीक है? रुको भाई, अरे रुको रुको, अरे बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो। अरे मुझे पता, ओ नहीं नहीं, एकदम नहीं, एकदम। हम आज मौका है, आप यहाँ 1000 आदमी हो तो 1 मिनट का मतलब 1000 मिनट। इसलिए नारेबाजी में वक्त मत गुजारो, मेरी बात सुन लो, काम आएगी। मैं कह रहा हूं ये तीसरा मोर्चा डराने के लिए बना रहा हूं। दोनों को डराऊंगा। किस बात के लिए? वोटरशिप लागू करोगे तो मैं तेरा सपोर्ट करूंगा, और नहीं लागू करोगे तो तेरे को हराने का काम करूंगा।
बात ठीक है कि नहीं? इसी तरह से भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश का महासंघ बनाओगे तो तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, और अगर लड़ाई झगड़ा कराओगे, युद्ध करोगे, तो हम तुम्हें चुनाव में हराने का काम करेंगे। मेरे भाई, और ये जो कांग्रेस और एनडीए हैं, हम इनको कहेंगे जनसंख्या के अनुपात में हमारे अनुसूचित भाइयों को भागीदारी दो। और एक बात ध्यान रखना, केवल एमपी एमएलए की कुर्सियों पे भागीदारी नहीं चाहिए, हमें सरकारी नौकरियों में भागीदारी चाहिए, हमें स्कूलों में भागीदारी चाहिए, हमें यूनिवर्सिटियों में भागीदारी चाहिए, हमें जो जिला न्यायालय है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी भागीदारी चाहिए, और हमें देश की संपत्ति में भी जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी चाहिए। इसलिए वो काम वोटरशिप से होने वाला है। हम भैंस नहीं बांट रहे हैं, लेकिन दूध तो बांटना पड़ेगा। मुलायम सिंह जी, लोहिया जी कहते थे कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश का महासंघ बनेगा। समाजवादी पार्टी उसके खिलाफ क्यों है? ये मेरी गलती है क्या? अगर आप अपने पुरखों की बात नहीं मानोगे, अगर आप महापुरुषों की फोटो लगाओगे लेकिन उनकी बात नहीं मानोगे, तो मैं क्या करूं? मैं भी कोई भेड़ हूं जो आप कुएं में गिरोगे तो हम भी भेड़ की तरह कुएं में गिर जाएंगे? हम भेड़ बनने के लिए तैयार नहीं हैं। जो भेड़ हैं वो जाएं, उनके पास रहें, उनके पीछे पीछे रहें, लेकिन हमारे समाज में हर आदमी भेड़ बनने के लिए तैयार नहीं है। जिनकी आंख है, जो इंसान हैं, वो समाजवादी पार्टी के भेड़ चाल रास्ते पर जाएंगे नहीं। मेरे भाई, लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं जाएगी तो संविधान खत्म हो जाएगा। मैं भी मानता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव और जीत जाएगी तो अंबेडकर बाबा के संविधान को खूंटी पे टांग के आरती उतारोगे और वो अगरबत्ती चढ़ाओगे, वो खत्म होना तय है। दुनिया के कोई माई का लाल बाबा साहब के संविधान को बचा नहीं सकता। देश को खतरा है, और भारतीय जनता पार्टी वो रावण है, रावण। कौन है? रावण। रावण के कितने सिर थे? कितने सिर थे? 10। एक का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। रावण के 10 सिर थे, एक सिर काट दिया। कौन काट दिया? अटल बिहारी वाजपेयी का सिर कट गया तो दूसरा सिर पैदा हो गया। उसका नाम क्या था? लाल कृष्ण आडवाणी। अब जब दूसरा सिर काट दिया तो तीसरा सिर पैदा हो गया। उसका नाम क्या था? नरेंद्र मोदी। और अगर नरेंद्र मोदी जी को भी हटा दिया तो चौथा सिर पैदा हो जाएगा। ये तो रावण है, रावण। तुम सिर काटते रहोगे और नया नया सिर पैदा होता रहेगा। क्यों? इसके नाभि में अमृत है, अमृत। इसकी नाभि में क्या है? अमृत है। और वो अमृत का नाम क्या है? थोड़ा दिमाग लगाओ, अभी बताता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी को जो लोग कहते हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ ध्रुवीकरण हुआ है, वो गलत सोचते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं लोधी, जो मुसलमान नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं कुर्मी, जो मुसलमान नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं सैनी कुशवाहा मौर्य, ये मुसलमान नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा का साथ दे रहे हैं ये कश्यप, ये पाल, ये सब लोग मुसलमान नहीं हैं। और ये बताओ कि ये भाजपा के साथ क्यों दे रहे हैं? क्या भाजपा को बहुत अच्छी पार्टी मानते हैं क्या? ऐसा नहीं है। वो इसलिए साथ दे रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के टेंट में जाके जान नहीं बचाएंगे तो समाजवादी पार्टी वाले उनकी लड़कियां उठा ले जाएंगे, उनकी लड़कियां उठा ले जाएंगे, उनकी जमीन कब्जा कर लेंगे, उनके प्लाट कब्जा कर लेंगे। इलेक्शन के दौरान ये नारा खूब चला कि अगर तुम खेत चरवाना चाहते हो जानवरों से तो भाजपा को वोट देना, और लड़की उठवाना चाहते हो तो साइकिल को वोट देना। मेरे भाई,
ये जो समाजवादी पार्टी से सैफई वालों से सैफई से डर के कुर्मी समाज भाजपा में चला गया, सैफई से डर के लोधी समाज भाजपा में चला गया, सैफई से डर के ये कुशवाहा सैनी साक्य ये सैफई में चला गया, भाजपा में चला गया। ये सारा जो ओबीसी है ये सैफई वालों से डर के भाजपा में चला गया। अगर सैफई खत्म हो जाए उत्तर प्रदेश की राजनीति में, समाजवादी पार्टी का अंतिम संस्कार हो जाए, तो आज जो भाजपा में खड़े हैं वो सब अलग निकल के भाजपा को छोड़ देंगे और उत्तर प्रदेश को और देश को भाजपा से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अगर रावण है तो उसके नाभि का अमृत क्या है? सैफई परिवार, उसके नाभि का अमृत है सैफई परिवार। जब तक सैफई परिवार राजनीति में बना रहेगा तब तक भाजपा रहेगी, और जब तक भाजपा रहेगी देश के एससी एसटी ओबीसी मुसलमान खतरे में रहेंगे, देश खतरे में रहेगा और संविधान खतरे में रहेगा, हमारे धर्मनिरपेक्षता खतरे में रहेगी, हमारा समाजवाद खतरे में रहेगा, हमारी मानवता खतरे में रहेगी। मेरे भाइयों, मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात का समापन करूंगा। जय लखनऊ, जय उत्तर प्रदेश, जय भारत, जय जगत, जय वोटर, जय वोटरशिप। बहुत बहुत धन्यवाद।